अपने सपनों का भारत इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस जैविक खेती इस बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर आज हम सब लोगों को इकट्ठा करने के लिए मैं सबसे पहले श्री विपिन चौधरी और उसके सहयोगियों का बड़ा धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज की इस कोविड-19 की कोरोना वायरस की महामारी के बीच में जो हमारी सबसे बड़ी जरूरत है कि ये देश कैसे आत्मनिर्भर बने, कैसे हमारा देश अपने सपनों का देश बने। और अपने सपनों का देश हम कैसा देश चाहते हैं? हम एक स्वस्थ देश चाहते हैं, स्वस्थ समाज चाहते हैं, स्वच्छ समाज चाहते हैं, एक बहुत ही सशक्त भारत चाहते हैं, एक आत्मनिर्भर भारत चाहते हैं और एक ऐसा भारत चाहते हैं जो दुनिया का गुरु बन सके। पुनः एक ऐसा भारत हम चाहते हैं और इन सब बातों के लिए जरूरी है कि जैविक खेती जैसे विषय पर केवल न हम लोग वेबिनार करें, उसको हम समझ करके और अपनाएं, अपने घरों में अपने गांव में उसको अपनाने का, उसका प्रचार और प्रसार करने का हम लोग काम करें। और इसलिए आज इस वेबिनार में मैं सबसे पहले हमारे जिन्हों अपनी खेती करते हैं एक अच्छा उदाहरण उन्होंने पेश किया, श्री आकाश चौरसिया जी का। जल के ऊपर अपने विचार रखने के लिए बहुत सुंदर विचार रखे श्री सुनील पारचार जी का। और हमारे जो नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो हमारा सेंटर के जो डायरेक्टर हैं श्री विपिन कुमार बंसल जी का भी मैं उनके बहुत अच्छे विचार, काफी बातें मुझको भी जानने को मिली, सीखने को मिली उनके उसमें वक्तव्य में, इसलिए उनका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मित्रों, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि इस कोरोना के चलते हुए जो चुनौती हमारे सामने और लाखों वैज्ञानिकों के सामने है, आज वैज्ञानिकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि ये कोरोना जो वायरस है जो दिखाई नहीं देता है, एकदम से जिसको हम कह सकते हैं एक अदृश्य वैज्ञानिक, एक अनजान और बेचीज से हम लोग, सारी दुनिया इतनी परेशान है, उसका इलाज कब होगा, उसकी वैक्सीन कब आएगी, इसके बारे में कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल काम है। और इस महामारी के इस जमाने के अंदर आज अगर आप लोग दुनिया की पिछले लगभग 2 महीनों की आप अगर रिसर्च देखेंगे, उन रिसर्च में एक बात आई है कि जिन लोगों का, कौन लोग इससे बच पाएंगे, ये नहीं कह सकते कि ये कोरोना वायरस ये 2 महीने में जाएगा कि 6 महीने में जाएगा कि साल भर में जाएगा। हमें इसके साथ रहना पड़ेगा। अगर इसके साथ हमको रहना पड़ेगा तो कौन लोग इससे बच पाएंगे, कौन लोग इसके शिकार बनेंगे, कौन इसके विक्टिम बनेंगे। और रिसर्च ये कह रही है पिछले लगभग 2 महीनों की, जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसको इम्यूनिटी सिस्टम बोलते हैं बॉडी की, जिनकी अच्छी है वो लोग बच पाएंगे। और जिन लोगों को दूसरे को, जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम है या दूसरे प्रकार की बीमारी उनको अगर है, तो वो इससे बचना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। और इसी संदर्भ के अंदर मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जैविक खेती का, ये जैविक जितने भी प्रोडक्ट हैं हम पैदा करते हैं, उससे हमारी इम्यूनिटी सिस्टम कैसे बढ़ती है, हमारा शरीर कैसे ज्यादा स्वस्थ होता है, और उस बात के लिए जैविक खेती का बहुत ज्यादा महत्व है। हम लोग ये जानते हैं, मेरी उम्र के जितने लोग हैं या जो बच्चे अभी छोटे हैं, उनके जो माँ बाप हैं, आज से 50-60 वर्ष पहले ये कह सकते हैं कि लगभग 1970 से पहले हमारे गांव में लगभग जैविक खेती ही होती थी। और जैविक खेती होती थी, आप अंदाज लगाइए, उस जमाने के अंदर गांव में बीमारी कम होती थी, डॉक्टर भी कम थे लेकिन बीमारी भी बहुत कम थी। जैसे जैसे डॉक्टर बढ़ते गए, जैसे जैसे दवाई बढ़ती गई, उसी तरह से तरह तरह के रोग बढ़ते चले गए। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारा खान पान गड़बड़ हो गया। खान पान जब गड़बड़ हो गया, जब हमारे देश के अंदर उस समय खाद्यान्न की कमी थी, खाने के अन्न की कमी थी 1960 के दशक में, उसमें शायद हो सकता है ये जरूरत थी कि भाई हम अपने गेहूं का प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएं, हम अपने लोगों का जो गरीब जनता उसका पेट कैसे भरें। तो उस समय हम लोगों ने एक किस्म से जो मॉडल एक्सेप्ट किया, जिसको हम अमेरिकन मॉडल बोलते हैं, और उस अमेरिकन मॉडल के तहत इस देश के अंदर हरित क्रांति आई। और इस हरित क्रांति के नाम पर हम लोगों ने प्रकृति के साथ और इस भूमि के साथ, इस माता भूमि के साथ हम लोगों ने जो काम शुरू किया, उसी से प्रॉब्लम भी साथ साथ बढ़नी शुरू हुई। ये बात सही है कि हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गए, लेकिन आत्मनिर्भर होने के साथ साथ हमें अनेक प्रकार की बीमारियों से, अनेक प्रकार के रोगों से हम लोगों को सामना करना पड़ा। दूसरी बात एक और हुई है, हम रासायनिक खाद की बातें करते हैं, कीटनाशक औषधियों की बात करते हैं, लेकिन कई बार हम ये बात को भूल जाते हैं
कि इस हरित क्रांति के इस नई तरह की जो खेती होने लगी, जिस प्रकार से मैकेनाइजेशन हो गया, जिस प्रकार से खेती का यंत्रीकरण हो गया, आज ट्रैक्टर चलने लगे, थ्रेशर्स आ गए, हार्वेस्टर्स आ गए, उससे हमारे यहाँ जो गांव की आत्मनिर्भरता थी वो भी हमारी आत्मनिर्भरता खत्म हो गई। आप देखेंगे आज करोड़ों जो मजदूर लोग हैं बेचारे, जिस प्रकार से उन्होंने दुर्दिन देखे, जिस प्रकार से दुर्भाग्य देखा इस देश के अंदर, इस देश की संस्कृति की तो अच्छी संस्कृति इस देश के अंदर है, ताकि काफी लोगों ने सरकार के प्रयत्नों के साथ साथ हमारे देश के लोगों ने, गांव के लोगों ने जिस प्रकार से मजदूरों का जो है उनके भोजन पानी की व्यवस्था की, फिर भी कितनी उनकी परेशानी है। ये परेशानी क्यों ये लोग अपने गांव छोड़ करके दूसरे जिलों में, दूसरे प्रदेशों में क्यों ये लोग गए? क्योंकि हमारे गांवों से रोजगार खत्म हो गया। ये रोजगार क्यों खत्म हो गया? क्योंकि हमारी जो खेती थी आज वो बैलों वाली खेती नहीं रही, आज वहां ट्रैक्टर चलने लगे, थ्रेशर्स आ गए, हार्वेस्टर्स आ गए। हम लोगों के जो आत्मनिर्भरता थी इस मैकेनाइजेशन के कारण, खेती में मैकेनाइजेशन आ गया, दूसरी इंडस्ट्री में मैकेनाइजेशन आ गया, गांव के उद्योग धंधे सारे खत्म हो गए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं जैविक खेती का मतलब केवल ये नहीं है कि हम रासायनिक खाद बंद करें, हम जो कीटनाशक औषध जो केमिकल जो बंद करें, इसके साथ साथ हमें इस बात पे भी जोर देना पड़ेगा, ये मैकेनाइजेशन जो हो रहा है इस पर भी हमको पुनर्विचार करने की जरूरत है। और मैं तो आपको ये बताना चाहता हूँ, इस देश का शायद दुर्भाग्य रहा है। आप जो है, मैं कई बार हमारे पूसा इंस्टीट्यूट, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, काफी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट से मैं इस विषय, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ, गांव का रहने वाला हूँ, इसलिए बहुत गंभीर रूप से इस विषय में मैंने चर्चा की है। और जैसे एक जो है हमारे जो बता रहे थे, हमारे सुनील पाचार जी बोल रहे थे कि हमारी पहली जो पीढ़ी थी वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। आप सब कुछ लोगों को जान करके बड़ा आश्चर्य होगा कि 2-3 वर्ष पहले पूसा इंस्टीट्यूट के अंदर एक फंक्शन के अंदर मैं और हमारे माननीय कृषि मंत्री, हम दोनों थे, उसमें गेस्ट थे, और मैं अपने वहां पर जो हमारे वैज्ञानिक, जो हमारे बच्चे जो आजकल एमएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, मैं उनसे सवाल पूछा था कि भाई तुम ईमानदारी से बताओ, तुमने एमएससी एग्रीकल्चर की है, तुमने कृषि में तुम लोगों ने पीएचडी की है, तुम लोगों की कृषि के बारे में, खेती के बारे में तुम्हारी ज्यादा जानकारी है, या तुम्हारे माँ बाप जो कभी किसी स्कूल में नहीं गए, किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गए, उनकी ज्यादा जानकारी है? और लोगों ने बड़े मुक्त कंठ से इस बात को कहा था कि सर असली बात यह है कि हमारे माँ बाप जो कभी कॉलेज में, जिन्होंने एग्रीकल्चर नहीं पढ़ी, उनकी जानकारी ज्यादा है। लेकिन धीरे धीरे करके हमारे देश की जो एग्रीकल्चर थी, हमारे देश की जो एग्रीकल्चर रिसर्च थी, हमारे जितने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, हमारे जितने एग्रीकल्चर के इंस्टीट्यूट्स हैं, सब में इस प्रकार का हो गया कि आज हम अपनी खेती के बारे में जब विचार करते हैं तो बिना केमिकल फर्टिलाइजर्स के, बिना रासायनिक खाद के, बिना इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स के, बिना मैकेनाइजेशन के हम लोग को विचार नहीं कर सकते। हमारी को पढ़ाई नहीं है, हमारी को रिसर्च नहीं है, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है। और मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहता हूं कि लगभग 1962 में अमेरिका के अंदर सबसे पहले एक किताब आई थी, जो कार्ल रसल ने एक किताब लिखी थी, द साइलेंट स्प्रिंग्स। ये जो केमिकल जो हैं, जो जिसको हम पेस्टिसाइड्स बोलते हैं या डीडीटी जिसको बोलते हैं, इससे क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, जमीन किस प्रकार से जहरीली हो रही है। और आपको मालूम है कि हरित क्रांति के बाद 1970 के दशक में सबसे ज्यादा खाद्यान्न पैदा करने वाला जो राज्य था उसका नाम पंजाब है। और पंजाब उस समय लगभग पूरे देश का लगभग 70% गेहूं का अकेला पंजाब पैदा करता था, क्योंकि सबसे ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स और ये कीटनाशक औषधि वहां पर जो है मैकेनाइजेशन वहां सबसे ज्यादा हुआ। और आपको जानकर के बड़ा दुख होगा कि आज सबसे ज्यादा समस्या अगर कहीं है तो पंजाब के अंदर है। कैंसर ट्रेन चलती है वहां, कैंसर ट्रेन कई जिलों के अंदर, वहां पर कैंसर की बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, वहां जमीन का पानी पूरी तरह से पोल्यूट हो चुका, पूरा प्रदूषित हो गया, कंटामिनेटेड हो गया, जमीन नहीं बची, हवा नहीं बची, जल नहीं बचा, सब किसके कारण जे। आज हम इस बात की जरूरत है कि हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं, रोगों से हम लोग कैसा बचें। हम लोग एक किसान हो सकता है केमिकल फर्टिलाइजर यूज करके, हो सकता है कि 25% अपनी प्रोडक्शन बढ़ा ले, लेकिन हमको ये भी ध्यान करना पड़ेगा कि ये बढ़ाने के कारण जो हम खाते हैं, क्या हम अपनी बीमारियों पर, केवल बीमारियों पे नहीं, आगे आने वाली पीढ़ियों पर, हमारे अपने जानवरों पर,
आने वाली पीढ़ियों के लिए हम लोग क्या छोड़ करके जा रहे हैं, हम उन पर क्या खर्च करते हैं, इन पर हमको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और इसलिए इस जैविक खेती के बारे में जब मैं बातें करता हूं, ये जैविक खेती एक ऐसी खेती है जिसके बारे में हम लोग जो है मानव, जानवर, जमीन, फसल, इन सब के हेल्थ की बातें करते हैं, इन सबके स्वास्थ्य की बातें करते हैं। हम किस प्रकार से सबका स्वास्थ्य हम लोग कैसे बना सकें, हम पर्यावरण को कैसे प्रदूषण रहित हम कैसे बना सकें, हम इकोलॉजिकल बैलेंस कैसे बनाएं। आज जो ग्लोबल वार्मिंग की जो बात हो रही है दुनिया के अंदर, ये जो हम लोग जिस प्रकार की खेती आज कर रहे हैं उससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। जमीन की फर्टिलिटी, जमीन की उर्वरता जो घट रही है, इसको हम कैसे बढ़ाएं। आगे आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है। हम पानी की जिस प्रकार से हम पानी का दोहन कर रहे हैं, आगे हमको पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आने वाली पीढ़ियों को पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इन सब बातों के लिए हम लोगों को बहुत जरूरत है। आज हमारे गांव के अंदर, विशेष रूप में मुझको नहीं मालूम, उत्तर भारत के अंदर, हमारे बागपत क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार से आवारा पशुओं की जो समस्या बढ़ती जा रही है, और ये गोवंश आवारा पशु हैं, क्योंकि आज गाय बैलों की जरूरत नहीं रही। भैंसों की कोई लोही नहीं छोड़ता है, लेकिन गाय को उनके बछड़ों को छोड़ देते हैं, क्योंकि हम लोगों ने मैकेनाइजेशन के कारण, इस आजकल की खेती के कारण हम लोगों को उसकी जरूरत नहीं रही। इससे हम कितना हो रहा है, हमारे शहरों के अंदर जो दूध मिलता है, हमारे शहरों के अंदर जो हमको जिसको पनीर बोलते हैं या घी मिलता है, उसकी क्वालिटी क्या है या कितना नकली हमको मिलता है, इसका हमको मालूम नहीं है मित्रों। और हम इसी प्रकार से अपने स्वास्थ्य को किस प्रकार से खराब करते जा रहे हैं, इन सब बातों के लिए जरूरी है। जैसे कुछ लोग अगर पढ़ना चाहें, उनको मैं ये बताना चाहता हूं, पिछले महीने अप्रैल के अंदर हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक मैगजीन ने इस कोविड-19 के बारे में, कोरोना वायरस के बारे में एक लेख लिखा। उन्होंने कहा, जो लोग अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना चाहते हैं, मुझे मालूम नहीं, उनको मालूम नहीं, वैज्ञानिकों को मालूम नहीं इसकी वैक्सीन कब बढ़ेगी। उन्होंने कहा उन लोगों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी जिनके अंदर आंतरिक शांति है, जिनके अंदर इनर पीस है। ये इनर पीस कैसे आएगी? क्या दूसरों को मार करके हमको इनर पीस मिल सकती है? क्या इकोलॉजिकल सिस्टम खत्म करके हमको इनर पीस मिल सकती है? और इसलिए हम लोगों को देखना होगा, अगर हमको आंतरिक शांति चाहिए तो हमको इकोलॉजिकल बैलेंस बनाना पड़ेगा। हमको इकोलॉजिकल बैलेंस बनाना पड़ेगा। हमें हमारे चारों तरफ हमारे जानवर हैं, पक्षी हैं, मानव हैं, सब लोगों से हम इकोलॉजिकल बैलेंस कैसे बनाएं, इस धरती माता की उर्वरा शक्ति को हम कैसे बना करके हम लोग रखेंगे। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि इस जैविक खेती के बारे में हम बहुत ही गंभीर रूप से विचार करके हम उसको अपनाएं। और जैसे हम उसको अपनाएंगे, जैसे जो उन्होंने उदाहरण दिया था हमारे आकाश जी ने, कि हम लोग जो है धीरे धीरे जब आदमी सीइंग इज बिलीविंग, जो देखता है उसको मानता है। हमारे किसान लोग अगर उनके सामने उदाहरण आएगा, और मैं तो ये निवेदन करूंगा, विपिन कुमार बंसल जी से भी निवेदन करूंगा, और हमारे विपिन चौधरी ने भी ये बात तय की है कि हम बागपत क्षेत्र के अंदर, लोडा गांव में, लहरा गांव के अंदर एक इस प्रकार का हम स्वरोजगार, जहां पर हम अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को इस जैविक खेती के बारे में एक ट्रेनिंग सेंटर हम लोग शुरू कर सके, ताकि हम वहां पर एक उदाहरण प्रस्तुत कर सके, हमारे बच्चे वहां पर सीख सकें कि हम अपनी जैविक खेती कैसे कर सकें। जैविक खेती अगर हम लोग करेंगे, रोगों से हम बचेंगे, धरती माता का जो पाप आज हम कर रहे हैं उससे हम लोग बचेंगे। आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए हम एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। और मेरा इस बात में पूरा विश्वास है, कई लोगों ने इस बात में बड़ी रिसर्च की है। दुर्भाग्य इस देश का ये है कि हमारे जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, हमारे जो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स हैं, वो इस बात को जितना उनको बढ़ावा देना चाहिए, इस बात को बढ़ावा नहीं दे रहे, क्योंकि उन्होंने इसी प्रकार की पढ़ाई करी है। आज भारत सरकार जितना इसमें नई नई तरह की स्कीम ला रही है, भारत सरकार जितना इस पर खर्च कर रही है कि भाई जैविक खेती आज की हमारी आवश्यकता है, जिस प्रकार से एक्सपोर्ट करने के लिए इंसेंटिव दे रही है, ये आज जरूरत जो है हमारे जो एनजीओज हैं, जो लोग नए नए तरह के प्रयोग कर रहे हैं भारत सरकार की तरफ से, हमारी कुछ राज्य सरकारों की तरफ से, जो हम लोगों ने एक नई नई स्कीम सरकार जो ला रही है, इन सब बातों को देखते हुए आज हमारे लिए जरूरत है कि हम जैविक खेती को अपनाएं, जितना जल्दी अपनाएं। मैं तो कई बार लोगों को ये कहता हूं, अरे भाई तुम मार्केट में बाहर बेच रहे हो तो करो, कम से कम अपने घरों के लिए हमें जितना गेहूं चाहिए, जितना चना चाहिए, जितना दाल चाहिए, जितना हमको गुड़ और शक्कर चाहिए, कम से कम इतना तो अपने लिए पैदा कर पाए, अपने को तो हम रोगों से बचाएं। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आसपास में भी हम सब लोग जाए, धीरे धीरे करके उसी तरफ जाएं
और ये मुझे विश्वास है जिस दिन जैविक खेती की तरफ हम जाएंगे, ये तरह तरह की जो बीमारियां आ जा रही हैं, जिसका इलाज डॉक्टरों के पास नहीं, जिसका जो है वैक्सीन जो वैज्ञानिकों के पास नहीं, हम अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रख सके, अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता हम लोग कैसे बढ़ाएं, उसके लिए जरूरी है जैसा हम अन्न खाएंगे ऐसा ही हमारा शरीर बनेगा, ऐसा ही हमारा मन बनेगा। जिसका मन उसी का अच्छा हो सकता है जिसने वो अन्न ऐसे कमाया और बिना दूसरे खाने का जो भी को भोजन अगर हमारा है, अगर दूसरों की गर्दन काट करके हम अपने 1.5 इंच के स्वाद के लिए अपने दूसरों की गर्दन काटेंगे, ऐसा अन्न खा करके कैसा भोजन करने के बाद हमको आंतरिक शांति कभी मिल नहीं सकती है। अगर हमको आंतरिक शांति चाहिए, हमको रोग प्रतिरोधक क्षमता चाहिए, इम्यूनिटी सिस्टम को हमको अगर बढ़ाना है, हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने जल को बचाना है, आने वाली पीढ़ियों के लिए हम कह सकें कि हमारी जमीन जो हमारे बच्चों के लिए जो जमीन बची है वो जहरीली नहीं है, उनका वातावरण उनका पर्यावरण उनके लिए ठीक है। आज जहर की विष भरी वर्षा नहीं होने वाली है। इन सब बातों के लिए जरूरी है कि हम पुनः इस जैविक खेती की तरह हम लोग चलें और जितनी जल्दी हम इसको अपनाएंगे उतना हमारे लिए हितकारी होगा, हमारे सबके लिए भी हितकारी होगा, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी होगा। और ये हम लोग ये नहीं कह सकते कि इसके द्वारा हमको पुराने कालों में चले जाएंगे। हर एक बातें जो है हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, हरित क्रांति से भी हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। जितना हमने हरित क्रांति पर जोर दिया, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड पर जितना हम लोगों ने जोर दिया, केमिकल फर्टिलाइजर पर हम लोगों ने जोर दिया, इतना जोर अगर 50-60 वर्ष पहले हमने जैविक खेती पर दिया होता, मुझे तो लगता है अगर 50% भी हमने इस पर जोर दिया होता, 50% भी हम लोगों ने इस पर बजट खर्च किया होता, तो आज भी ये देश खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गया होता और ये आत्मनिर्भर रहेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। हमारे देश का नेतृत्व आज इस भावना के साथ काम कर रहा है, जिस त्याग और तपस्या के साथ काम कर रहा है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। मेरा विश्वास है कि हम लोग सब इस सच्चाई को समझेंगे, जैविक खेती की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, अपने को बचाएंगे, आगे आने वाली पीढ़ियों को बचाएंगे और इस प्रकार की जो कोरोना वायरस जैसी जो बीमारियां हैं उनसे हम अपने को बचा पाएंगे। मैं अपनी बात को यहाँ पर विराम देता हूँ और पुनः श्री विपिन चौधरी जी का या अपने सपनों का भारत जो प्लेटफॉर्म बना करके उन्होंने पिछले कई हफ्तों से इस प्रकार के कार्यक्रम वो आयोजित कर रहे हैं, इसलिए मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जो भी लोग आज यहाँ पर इस वेबिनार पर जुड़े हैं, मैं उन सब लोगों का जिन्होंने बड़े ध्यान से मुझको सुना है, मैं उन सब लोगों का भी पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और सबको सादर नमस्ते कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूँ।